भारी बारिश हुई है। चूरू में सबसे ज्यादा 32.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है और 28 जिलों में 12 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजस्थान में बादल फाड़ बारिश देखने को मिल रही है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भारी बारिश हो रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए 28 जिलों में 12 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और ये 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए दौसा में क्या हालात बने हुए हैं। सीकर की तस्वीर है, सड़क पर जलभराव की स्थिति है। और चूरू की तस्वीर आप देखिए, कैसे एक व्यक्ति आपको पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर सड़क पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि सड़क पर चला नहीं जा रहा है। 3 तस्वीरें हैं, दौसा, सीकर और चूरू की। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भारी बारिश देखने को मिल रही है और कुछ लोग जो है बारिश में देखिए किस तरीके से लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन एक और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है कि सड़कों पर किस तरीके से जलभराव हो गया है। घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और पिछले कई दिनों से जिस तरीके से पानी भर रहा है, उससे आम जनता अब परेशान होती हुई नजर आ रही है। दौसा, सीकर और चूरू की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप इससे अंदाजा लगाइए कि अभी हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। दौसा, सीकर और चूरू की ये तस्वीर है। घरों की भी तस्वीरें सामने आई हैं। क्या हालात हो गए हैं, बारिश का कहर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। और दौसा में आफत वाली बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश से सड़कें, खेत लबालब है। तेज अंधर के कारण आपको बता दें कि बिजली के जो पोल है वो भी गिर गए। कई जगह पेड़ टूट करके गिरे हैं, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। बड़ी संख्या में मोर, दूसरे पक्षियों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। तो दौसा जिले में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से सड़कें, खेत सब लबालब हो गए हैं। तेज अंधर के कारण बिजली के जो पोल है वो गिर गए हैं। कई जगह पेड़ टूट करके गिरे हैं। 3 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि हालात क्या बने हुए हैं। दौसा में जल प्रहार है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, बिजली के पोल गिर गए हैं, जिससे अब लोगों के घरों में बिजली भी नहीं पहुंच रही है। बीती रात मौसम का कहर देखने को मिला है। ग्रामीण सड़क हो या बड़े नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, हर जगह सड़कें प्रभावित हुई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने जाएंगे। इस तरह सड़कों के बीच में पेड़ गिर चुके हैं, बिजली की लाइन है वो इस तरह गिरी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मौसम के कारण रात को करीब 3 से 4 घंटे तक जबरदस्त अंधड़ का माहौल देखने को मिला था। तो उस अंधड़ के कारण जगह जगह पेड़ गिरे हैं, खेतों में सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब ये जो गुड़लिया गांव है, यहाँ पर ये सड़क के बीच में पेड़ गिरा है। हालांकि पेड़ को हटाया जा रहा है, लेकिन रास्ता प्रभावित हो चुका है। जो गाड़ियां हैं वो एक छोर से दूसरी छोर पर नहीं जा पा रही हैं। और ये तस्वीर केवल इस जगह की नहीं है, जहां भी जाओगे आप इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। यानी 3 से 4 किलोमीटर तक की यात्रा भी आप अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर 3 से 4 किलोमीटर में कोई न कोई पेड़ सड़क पर मिल ही जा रहा है। और इसी कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। रात को जिस तरह 4 घंटे तक तेज अंधड़ आया, बिजली की कड़कड़ाहट देखने को मिली, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 4 घंटे तक लोग भय के साए में रात के समय रहे। और आज सुबह जो मंजर दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में बिजली के पोल गिरे हुए हैं, विद्युत लाइन गिर चुकी है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो दौसा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आप देखिए पेड़ गिरे हुए हैं और लोग खुद जो है पेड़ को किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर जो है आवागमन बाधित हो गया है। दौसा में अंधड़ का आतंक देखने को मिला है और दौसा में बादल फाट तबाही, उसकी तस्वीर आप देखिए। बिजली के जो पोल हैं वो भी गिर गए हैं, जिसकी वजह से बिजली अब लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रही है। सड़कों पर जलभराव है, घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश से अब आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। करौली में जोरदार बारिश का आलम देखने को मिला है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें लबालब है और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो करौली की ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, सड़कें लबालब है, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो ये 2 तस्वीरें हैं स्क्रीन पर। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है, आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, सड़कें लबालब है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।
ये करौली के वजीरपुर दरवाजे को कलेक्ट्रेट से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। ये मार्ग इस समय रात को हुई बारिश के बाद जल भराव के चलते आवागमन में वाहन चालक और राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार क्षेत्र के लोगों ने इस मार्ग पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए शिकायतें की हैं। कई बार नगर परिषद और प्रशासन भी आकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन लोगों को इस समस्या का समाधान नहीं मिला। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जब भी प्रशासनिक अधिकारी या अन्य लोग आते हैं वो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस जल भराव को दिखाएं कि देखिए किस तरह से जल भराव है। यहाँ आप देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल है, ये निकल के आदमियों को लेके आ रही है और इस पर कहीं ना कहीं जो लगभग 1 फीट से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। आवागमन में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना स्कूल जाने वाले छात्रों, काम पर जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्र के जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके घरों में भी पानी घुसने का खतरा बना रहता है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सर क्या परेशानी है, इसका क्या समाधान हो सकता है। ये समाधान तो इसका ये हो सकता है कि जो पुलिया के अंदर डाट लगी हुई है, जो दोनों पाइप ब्लॉक हैं, इनका ब्लॉक खुल जाए तो ये समाधान इसका पानी निकल जाए। लेकिन हर बार प्रशासन आता है, देख के चला जाता है, नगर परिषद आती है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके और चली जाती है। मैं ये कह रहा हूँ करौली का मेन मार्ग होने के बाद सारे हाई सेकेंडरी स्कूल और जितने भी स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंटेड ये हैं ऑफिस, सबका रास्ता है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ आता है, चला जाता है। झुंझुनू के बाघोली से खबर है, जहां पर उद्घाटन से पहले सड़क बह गई। NH 52 को जोड़ने वाली सड़क पानी में बही है। सड़क पर 30 से 35 फीट तक कटाव आया है और कुछ दिन पहले ही बन करके ये सड़क तैयार हुई थी। सड़क के बनते वक्त ग्रामीणों ने विरोध किया था, घटिया सामग्री काम में लेने का आरोप लगाया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू के बाघोली से, जहां पर उद्घाटन से पहले ही सड़क बह गई है। ये देखिए सड़क का क्या हाल है। NH 52 को जोड़ने वाली सड़क पानी में बही है। सड़क पर 30 से 35 फीट तक कटाव आ गया है और कुछ दिन पहले ये सड़क बन करके तैयार हुई थी और उद्घाटन भी नहीं हुआ था। और हाल क्या हो गया अभी आप देखिए। सड़क के बनते वक्त ग्रामीणों ने उस दौरान विरोध भी किया था, घटिया सामग्री काम में लेने का आरोप लगाया गया था। तो झुंझुनू के बाघोली की ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये सड़क है जो कि बह गई है। NH 52 को जोड़ने वाली सड़क पानी में बही है और उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ये हाल हो गए। सड़क पर 30 से 35 फीट तक कटाव आ गया है। कुछ दिन पहले ही ये सड़क बन करके तैयार हुई थी और इसका उद्घाटन होना था, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये सड़क पानी में बहती हुई नजर आ रही है। और ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले विरोध भी किया था जब ये सड़क बन रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, उद्घाटन होना था, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है, सड़क तो बहती हुई नजर आ रही है, कटाव आ गया है। जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है ये झुंझुनू के बाघोली से है, जहां पर बाघोली बस स्टैंड के पास जो बाघोली जहाज से जो NH 52 ठिकरिया को जोड़ने वाला जो सड़क है वो उद्घाटन से पहले बह गया है। और काटली नदी क्षेत्र में रात को हुई अच्छी बारिश के बाद नाले में है वो तेज बहाव हुआ था पानी का, और उस पानी के तेज बहाव के कारण ये रोड है वो पूरी तरीके से कट चुकी है और करीब 30 से 35 फीट का खड्डा है वो काटली नदी के इस बहाव क्षेत्र में बन चुका है। इस गड्ढे बनने के बाद जो सड़क है वहां से बह गई। इस सड़क बहने के बाद जो पापड़िया और जो पचलंगी मार्ग है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। आपको बता दूं कि जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था तो ग्रामीणों ने कहा था कि पहले यहाँ पर रफ्ता बना हुआ था और ये काटली नदी का बहाव क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश के समय पानी है वो तेज बहाव के साथ आता है। तो ऐसे में जो सड़क डाली जा रही है इसके नीचे से नाले बनाए जाए, मगर जो ठेकेदार था उसने तमाम ग्रामीणों की जो मांग थी उसको दरकिनार करते हुए इस सड़क का निर्माण किया। और पहली मानसून की जो अच्छी बरसात थी वो ये सड़क नहीं झेल पाई है और उद्घाटन से पहले है वो सड़क है वो काटली नदी के बहाव क्षेत्र में बह गई है। करीब 30 से 35 फीट का गड्ढा बन गया है। सड़क बहने की सूचना के बाद जो ग्रामीण है बाघोली के वो मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों की मांग है कि जो लापरवाह अधिकारी और जो ठेकेदार है उस पर कार्रवाई हो, साथ ही भविष्य में इस सड़क का निर्माण बनाया जाए। तो नदी के बहाव क्षेत्र को देखते हुए तमाम नियमों और जो तकनीकी पूर्ण कार्य है वो किया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। जी
बिल्कुल कृष्ण, काम जल्दी करवाने के चक्कर में इस तरीके की लापरवाही बरती गई है। लोगों की जान के साथ कह सकते हैं हम खिलवाड़ करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। अधिकारी क्या पहुंचे हैं मौके पर अभी? जी, अभी ग्रामीण है वो मौके पर मौजूद है और ग्रामीणों की मांग है कि जो उदयपुर वाटी के जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर आए और किस तरह की क्या सड़क बनाई गई है वो देखी जाए, क्योंकि ग्रामीणों ने का कहना है कि ये जो सड़क है वो बागोली ठिकरिया जो NH 52 को जोड़ने वाली सड़क थी। तो इस तरह की बड़ी जो सड़कें हैं उस सड़कों में इस तरह की गुणवत्ता पूर्ण खामियां है, वो अगर ठेकेदार करते हैं तो फिर छोटी सड़कों में किस तरह की होगी, क्योंकि उनका कहना है कि काटलिक नदी का जो बागोली का बहाव क्षेत्र है यहाँ पर पानी है वो बरसात के दिनों में तेज बहता है। तो पहले भी जो सड़कें थी इस क्षेत्र में वो रपटे बनाए हुए थे, तो जिस कारण है वो सड़कें वर्षों तक चलती थी। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीणों की मांग थी उनको दरकिनार करते हुए PWD ठेकेदार ने ये सड़क बनाई थी और जो सड़क है वो काटली नदी में पहले पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाई और पूरी तरीके से बह चुकी है और बड़ा खड्डा है वो बन चुका है। और जो पापड़ा और जो पतलंगी का मार्ग है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। जी, पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और टोंक के निवासी से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क धंसने से स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। बच्चों की चीख पुकार सुन करके लोग दौड़े हैं, सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हादसे से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई है। किनारे पर खोखली होने से अंदर ये सड़क धंस गई है। तो टोंक के निवासी से जानकारी है, सड़क धंसने से स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई है। बच्चों की चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यही वो बस है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे जो है हादसे का शिकार ये बस हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, बस हम देख पा रहे हैं क्रेन की मदद से उसको सीधा किया जा रहा है। जो बच्चे उसमें थे, क्या वो सब सुरक्षित है? जी बिल्कुल, बच्चे सभी सुरक्षित है और सड़क किनारे बारिश का पानी भरा होने से ये सड़क है ये वो खोखली हो गई और जैसे ही सड़क से बस उतरी तो पूरी ही बस एक तरह से टेढ़ी होने की वजह से चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और सबसे पहले तो बली फंटियां लगा करके बस को तिरछी होने से गिरने से रोका और उसके बाद सभी 20 बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। उसके बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये एक भ्रष्टाचार की जो पोल खुलने वाली स्थिति है कि बारिश के अंदर पानी, बरसात का पानी सड़क के किनारे होने की वजह से सड़क है वो पूरी तरह से खोखली हो गई और बस का टायर जैसे ही सड़क के किनारे से उतरा और बस पूरी ही पलटने ही वाली थी। जी बिल्कुल दौलत, और ये तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन राहत भरी जानकारी आप दे रहे हैं कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बड़ा हादसा होते होते टल गया। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर गहलोत ने हमला किया, कहा कि चलिए मिलकर पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। शेखावत को गहलोत की चुनौती, माफी कौन मांग रहा, न्याय चाहिए। संजीवनी पर महासंग्राम जारी। प्रदेश में संजीवनी घोटाले को लेकर सुलगी सियासत अब बढ़ती जा रही है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने शायराना अंदाज में वार किया तो गहलोत एक बार फिर सामने आए। शेखावत के बयान पर पलटवार किया, सुनिए। कहा कि आपसे माफी मांग कौन रहा है। सवाल ये नहीं है कि माफी देने, माफी मांग कौन रहा है। मैंने तो कहा उनको चाहिए, जब सच्चाई उनको मालूम पड़ गई कि जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, जो डॉक्यूमेंट हमारे वक्त में हाई कोर्ट में पेश हुआ है एसओजी का, उसके अंदर इनके नाम थे, इनके परिवार वालों के नाम थे, इनका खुद का नाम था, वो मैंने खाली पब्लिक किया। गहलोत ने इस पूरे प्रकरण में न्याय की जगह राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि सैकड़ों पीड़ित अब भी अपनी खून पसीने की कमाई को वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने महज 2 महीनों में पूरे केस की दिशा पलट दी।
अगर 2 महीने वाली रिपोर्ट हमारी सरकार में तैयार होती तो कई लोग जेल जाते। बाड़मेर जा सकते हैं, जोधपुर जाएं, और कोई जिले में मान लो बड़ी संख्या में लोग हैं, वहाँ जाकर उनको विश्वास दिलाएं, हम सब मिल करके आपको रिलीफ कैसा मिले, पैसा वापस कैसे आए, उस दिन हम मिल के काम करिए। मैंने ऑफर दी, इसमें क्या गलत काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लो कांग्रेस सरकार के वक्त में नीयत खराब होती तो जैसे इन्होंने 2 महीने में फैसला कर लिया, रिपोर्ट नहीं बना दी और इनको क्लीन चिट दे दी, अगर ऐसा ही तरीका हम अपनाते, हमने तो 2 साल लगाए होंगे, अगर नीयत खराब होती तो 2 महीने वाली रिपोर्ट इनकी तरह तैयार होकर के कई लोग जेल जाते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी मां को सवालों के घेरे में खड़े करने को लेकर साफ कर दिया है कि उनकी माताजी पर जिस तरह झूठा आरोप लगाया गया वो माफी के लायक नहीं है। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में, इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। हालांकि इस मामले पर अशोक गहलोत पहले ही सफाई दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी कि भाई मेरा मतलब मैं माफ़ी नहीं दूंगा, मेरी माँ का सम्मान नहीं किया। मैं माँ का सम्मान आज भी करता हूँ, उनकी मृत आत्मा है, उनको शांति प्रदान करे। बल्कि वो इनको शिकायत कर रही होगी वहाँ स्वर्ग के अंदर कि आपने मेरे नाम से पैसा जमा करा के जो भी किया आपने, मुझे बिना मतलब बदनाम करवा दिया। पिताजी की मैं बहुत सम्मान करता हूँ, शंकर लाल जी का। अभी मिला उनसे, जब भगवान सिंह रोसाल सर की डेथ हुई थी, मिलने गया, 2 बार मैं उनसे मिला। ये गणेश शेखावत जी खुद मुझे छोड़ने आए गेट तक। इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला क्या था। ये घोटाला राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में फैला है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला एक बहुत बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों से पैसे निवेश करने को कहा, निवेशकों को उम्मीद से ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया। कंपनी ने एजेंट बनाए और उन्हें कमीशन दिया ताकि वे और लोगों को निवेश करने के लिए राजी कर सकें। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सोसाइटी में करीब 950 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन सोसाइटी ने ये पैसे लौटाए नहीं। आरोप है कि सोसाइटी ने निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से फर्जी कंपनियों को लोन दिया। सोसाइटी के अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ रुपए के ऋण दिखाए गए हैं। इनमें अधिकतर बोगस ग्राहक हैं। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब आइए जानिए कि शेखावत पर क्यों उंगलियां उठी। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस। फिलहाल पूरे मामले में गहलोत का संदेश साफ है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही राजनीतिक डर के आगे झुकने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शायराना अंदाज में पलटवार किए। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रंग बताता है तुम्हारे हर वार, कारंज गया नहीं अब तक हार का। तो एक्स हैंडल पर देखिए ये पोस्ट किया गया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शायराना अंदाज में पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रंग बताता है तुम्हारे हर वार, कारंज गया नहीं अब तक हार का। एक समय ऐसा भी था जब ब्रिक्स में भारत को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन साल 2014 के बाद से ब्रिक्स की रूपरेखा ही बदल गई। पीएम मोदी ने ब्रिक्स में भारत को लेकर बनी धारणा को बदलकर रख डाला है। पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
कभी ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी माने जाने वाला भारत आज इस समूह का सबसे तेज चमकता सितारा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ अपनी छवि को बदला बल्कि ब्रिक्स की दिशा में और एजेंडे भी तय किए। साल 2013 में भारत की स्थिति ब्रिक्स में बेहद कमजोर मानी जाती थी। कमजोर अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और गिरती निवेशकों की भरोसेमंदी ने भारत को फ्रैजिल 5 देशों की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। यहां तक कि भारत की जगह इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल करने की चर्चा तक हुई थी। जीडीपी सिर्फ 5.5% पर थी, जबकि चीन, ब्राजील और रूस कहीं आगे थे। महंगाई दर 9.3% तक पहुंच गई थी। औद्योगिक विकास सिर्फ 2% पर रुका था। फिर आया नेतृत्व में बदलाव। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। उनकी सक्रिय भागीदारी ने भारत को एक निष्क्रिय सदस्य से एक नीतिगत अगुवा में बदल दिया। आज 2025 में भारत ब्रिक्स देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। जीडीपी ग्रोथ 6.5% के साथ टॉप पर। औद्योगिक विकास भी अब चीन से आगे निकल चुका है। भारत ने ब्रिक्स में नई पहल शुरू की, जैसे ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी प्रेरणा आधार, यूपीआई और कोविन से मिली। भारत ने आतंकवाद विरोधी एजेंडा, डिजिटल गवर्नेंस, वैश्विक संस्थाओं में सुधार को ब्रिक्स के केंद्र में लाया। ब्रिक्स में भारत की भूमिका ने पूरे संगठन की दिशा ही बदल दी, विशेष रूप से नवाचार और नेतृत्व में। चाहे बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की बात हो या ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की, भारत अब सिर्फ सहभागी नहीं बल्कि नीति निर्धारक की भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयपुर के चौमू से खबर